अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुज़श्ता दिनों जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान जो बयानबाजी की और उसके बाद आवाम को सहूलियात और रिलीफ देने के जो दावे किए, वो बहुत ज़्यादा जो थे वो गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई दिखाई दी। इससे पहले सबसे पहले जब एक स्कूल फ़ीस का मामला था, स्कूल फ़ीस में रियायत का, तो उसको भी सिंध हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया था तो उसमें भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। आज सिंध हुकूमत ने जो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था 20% फ़ीस में रियायत का, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जिसकी वजह से अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी। उसके बाद समाअत के दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मंसूर सदीकी ने जस्टिस नदीम अख्तर ने पूछा कि आपने किस कानून के तहत ये जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया था, तो उस पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक समरी इरसाल की गई थी। उस समरी की रोशनी में जो है ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें प्राइवेट स्कूल जो थे वो 20% कम फ़ीसें वसूल करेंगे वालिदैन से। लेकिन अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप तो एक आला ओहदे पर अफसर तैनात हैं, क्या आपको वज़ीर आला सिंध कहेंगे कुएँ में कूद जाओ तो क्या आप कुएँ में कूद जाएंगे? इतने सख्त रिमार्क्स थे, क्योंकि अदालतें भी समझती हैं सारे मामलात को कि गैर कानूनी इक़दामात कितना संगीन होते हैं। उसके बाद वो ज़ाहिर किसी न किसी इदारे या किसी न किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ या किसी कंपनी के ख़िलाफ़ ये कानून या नोटिफिकेशन जारी होता है। वो इंसाफ के लिए जब हुकूमतों से उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो अदालतों से ही रजू करते हैं, और अदालतों के पास भी वही इख्तियार होता है जो कानून में उनको दिया गया है, क्योंकि कानून की तशरीह अदालतों ने ही करनी होती है। इसके बाद एक सबसे अहम मसला जो इंतहाई संगीन और तवज्जो तलब मसला है, वो ये है कि एहतसाब अदालतों में जो काम होता है वो काम ना होने के बराबर है। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि जो हमारे इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है या इनको एहतसाब अदालतों को देखने वाले हैं, उनको बहुत सारा मामला इस संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि जिस तरह 2012 और 13 में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद फिर 2015 और 16 में काफ़ी तूल पकड़ा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो उसके बाद ना सिर्फ रेंजर्स ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की, बल्कि उनको सजाएँ दिलवाने के लिए भी वो हम वक्त डटे रहे। रेंजर्स के लॉ अफसर हों, रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर्स हों, वो गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी पेश रहे। उसके बाद वो अदालतों में भी पेश होते रहे, सुबह से लेकर रात तक वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रहे उन केसेस में जिसमें वो दहशत गर्दों को वो सज़ाएँ दिलवा सकते थे। और उन्होंने बेशतर केसेस जो ऐसे अंधे केसेस से, ब्लाइंड केसेस से, उनमें भी उन्होंने दहशत गर्दों को उनके खिलाफ गवाह और सबूत इकट्ठे किए और उनको सज़ाएँ दिलवाई। और बेशतर केसेस ऐसे हैं जो मंतकी इंजाम तक पहुँच रहे। ये रेंजर्स की आला कारकर्दगी है जिसकी वजह से सिंध में आज और ख़ासतौर पर कराची में हम अमन देख रहे हैं। उसके बाद नैब की पूरे पाकिस्तान में जिस तरह भरपूर कार्रवाइयाँ हुई, और उसके बाद कराची में ख़ासतौर पर पूरे सिंध में ही, लेकिन ख़ासतौर पर जो कराची में नैब ने इंतहाई ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केसेस जो है उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए और उनके ख़िलाफ़ गवाह और मवाद जमा किया, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए, रेफरेंसेस बनाए जिनके ख़िलाफ़ कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे वडेरे और ऐसे जागीरदार और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ख़िलाफ़ कभी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई करने का नहीं सोचा था, लेकिन नैब ने वो उनके खिलाफ केसेस बनाए और उनको गिरफ्तारियां भी की, उनको जेलों में भी भेजा, उनको कटहरे में भी लाए, और बेशतर ज़मानतों पर भी हैं जिन्होंने बाद में भी कुछ लोगों ने ज़मानतें ली। लेकिन अब दुख की बात ये है कि एहतसाब अदालतों की शायद मॉनिटरिंग ना होने के बराबर है। जो मैं चूँकि अदालती रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं इन मामलात को बारीकी से समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर कहीं पहुँच सकती है तो मैं बता सकूँ कि जैसे एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज फरीद अनवर काजी साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई और पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, आज तक उनकी जगह पे कौन जज तैनात होंगे या उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या दी जानी चाहिए थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उस मामले की तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। वो फरीद अनवर काजी साहब जो थे, वो ऐसे केसेस की कार्रवाई उन्होंने की हुई थी या ऐसे केसेस की समाअत कर रहे थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले थे। बेशतर को उन्होंने अपने टेनोवर में सज़ाएँ भी दी और बहुत अच्छे और काबिल जज समझे जाते हैं। तो वो उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, अब उनकी कोर्ट खाली पड़ी हुई, और उस अदालत में डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ केसेस जो थे वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले थे। सबको बताया डॉक्टर आसिम हुसैन, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्टील मिल्स के हैं, और बेशुमार केसेस हैं जो खरबों रुपए की मालियत की करप्शन के केसेस हैं जो उनकी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। और लेकिन चूँकि अब उनकी कोर्ट खाली हो गई है, लिहाजा वो केसेस पेंडिंग चले गए, इल्तवा का शिकार हो गए। कई केसेस ऐसे हैं। उसके बाद एहतसाब अदालत नंबर 3
और एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज जो है वहाँ 6 महीने के बाद 2 जजेस को तैनात किया गया। एक जो एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज हैं शेर बानो करीम, उनकी मुद्दत मुलाजमत तकरीबन 2019 के आखिर में ख़त्म हुई थी, नवंबर या सितंबर में। उसके बाद उनको दोबारा तैनात तो कर दिया गया है, उनकी री अपॉइंटमेंट की गई है, लेकिन वो री अपॉइंटमेंट भी उसका जो उनके खिलाफ कुछ वकला ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और कहा जा रहा है कि उनकी तकर्री भी गैर कानूनी है, क्योंकि उन्होंने अपने सौतेले बेटे को प्रोसिक्यूटर लगवाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर किए, लेकिन वो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात है। और जो उनकी तकर्री का तरीक़ाकार होना चाहिए था, जिसमें जो 18वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट या किसी भी सूबे का चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान की मुशावरत के बाद ही जो है एहतसाब अदालत के जज को तैनात करते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि चूँकि जब इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई थी तो चीफ जस्टिस की अदालत में, नैब के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में ये अदालत खाली होने के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चूँकि एहतसाब अदालत नंबर 3 की कोर्ट खाली है, इसलिए मुलज़िम को रिलीफ दिया जाए या कुछ जज तैनात करने का हुक्म दिया है। तो सेक्रेटरी लॉ इस्लामाबाद से आकर यहाँ पेश हुए थे, उनकी ठीक ठाक सरजनिश की गई थी और कहा गया था कि जो नाम यहाँ से सिंध हाई कोर्ट से इरसाल किए गए थे जजेस के लिए, उनमें से किसी को तैनात करें। लेकिन इससे पहले हुआ ये था कि जो वजारत कानून ने अपने नाम, इनके नाम को रिप्लेस करके अपने नाम जो है भेजे थे वापस यहाँ सिंध हाई कोर्ट में कि इनकी आप मंजूरी दें और इनके ऊपर आप जो है वो मुशावरत के बाद इनको तैनात किया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की थी। अब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप जो सिंध हाई कोर्ट ने नाम भेजे हैं उनमें से तैनात करें किसी को, जिसमें 2 जजेस जो नैब कोर्ट नंबर 2 और नैब कोर्ट नंबर 3 के जज, जिसमें अब्दुल गनी सुमरो और शेर बानो करीम को तैनात किया गया। अब जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय उन्होंने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर ये जज मुकर्रर कर दिए। अब दोनों जज चूँकि उनकी बैक वक्त यानी कि सेम डेट पे उनकी अपॉइंटमेंट है, अब ये अब तक फैसला नहीं हो सका कि एहतसाब अदालतों का इंतज़ामी जज कौन होगा। अब ये बड़ी, जिस बात पे मैं तवज्जो दिलाना चाहता था, ये बड़ी संगीन बात है कि अब एहतसाब अदालतें ये कराची में कायम है, इनका जो है वो इंतज़ामी जज कौन होगा, क्योंकि गनी सुमरो जो है सेशन जज हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं, और उसके बाद शेर बानो करीम चूँकि एहतसाब अदालतों में 3 साल पहले जज के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, तो अब तक ये फ़ैसला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन इसके पेंडिंग होने की वजह से बेशतर चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतज़ामी अमूर से मुताल्लिक़ होती हैं, वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ अक्सर हम देखते हैं, आपने भी देखा, पूरे मीडिया पे आप खबरें देखते हैं कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, अरकान असम्बली हों, सिटिंग वज़रा हों, स्पीकर सिंध असम्बली का आपको खुद पता है, उनकी फैमिली के साथ शर्जीली नाम मेमन हो, कई अरसे से उनके खिलाफ केसेस ज़ेर इल्तवा, जज एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज नहीं थे, कई अरसे से शर्जील मेमन का केस का फैसला नहीं हो सका था। तो इस तरह के बेशतर केसेस ऐसे हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, जो इंतज़ामी अमूर पर जो अदम तवज्जो या उनकी तवज्जो ना होने की वजह से, जो हमारे आला हुकाम हैं, अगर मॉनिटरिंग सख्त होगी, इनको देखा जाएगा, तो शायद ये वाली जो चीज़ें सामने आती हैं जिसमें इंतज़ामी अमूर डिले होते हैं, वो ना हो पाते। और बर वक्त जैसे रेंजर्स ने दहशत गर्दों को बर वक्त सज़ाएँ दिलाने में कामयाबी समेटी और दहशत गर्दों को जो है वो कई भाग गए, कई के खिलाफ कत्ल हो गए, ऑपरेशन में मारे गए, कोई जेलों में हैं। तो इस तरह जो रेंजर्स ने के अलावा साथ साथ जो नैब ने काम किया था, जो अब करप्शन करने वाले लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो करप्शन करेंगे तो नैब उनको गिरफ्तार कर लेगा, ये नैब आ जाएगा। तो अब अगर ये उनको बर वक्त सज़ाएँ नहीं होंगी और एक मैकेनिज़्म नहीं होगा तो फिर वही हाल होगा। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का तो हाल ये है कि अगर कोई अफसर, जैसे अभी सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख हैं, इनकी मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अभी ये हाजिर सर्विस हैं और ये सूबाई अमूर चलाने में पेश नज़र आते हैं। इनके खिलाफ 2-3 केसेस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात हैं और एंटी करप्शन में भी केस बना था, जो इनको कहा जा रहा है कि उनका बेनिफिट लेके ये वहाँ से छूट गए, लेकिन अभी तक ये ज़मानतों पर हैं। तो अगर मैकेनिज़्म बनेगा तो उनको बर वक्त सज़ाएँ होंगी और ये हेर फेर नहीं कर सकेंगे। आधी से ज़्यादा, बल्कि आधी से भी ज़्यादा कबीना हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिंध की अफसरान पुलिस के हों, वो एहतसाब अदालतों में पेशियाँ भुगत रहे हैं, लेकिन उनको एक ओहदे से अगर उनको पकड़ा जाता है, जब उनकी करप्शन होती है, तो वो उनका तबादला दूसरे ओहदे में कर दिया जाता है। एक तरफ वो पेशियाँ भुगत रहा होता है, दूसरी तरफ वो दूसरे ओहदे के मज़े लूट रहा होता है। तो इसलिए हमारे इदारों को सोचना चाहिए, मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि एहतसाब अदालतों की मॉनिटरिंग हो और उनको उनका जो गवाह और
گواہ اور جو ثبوت جس طرح رینجز جو ہے وہ بر وقت لاتی ہے عدالتوں میں یا ان کی خود مانیٹرنگ کرتی ہے، ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اس لیے نیب کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک میکنزم بنا دیا جائے تاکہ کیسز کا ٹرائل جلد ختم ہو. جو قانون میں مدت دی گئی ہے اس مدت کے مطابق اور ملزمان کو سزائیں دی جائیں تاکہ کوئی دوسرا کرپشن نہ کرے اور دوسروں کو سبق ملے. لیکن یہ ہماری جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہوتا ہے وہ ملزمان کو پہنچتا ہے، اور ہمیں ایک ایز اے پاکستانی بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ جن کو ہم ایک ایمان کا حصہ سمجھ کے ہم خبریں چلا رہے ہوتے ہیں، جن کے خلاف جب نیب اور دیگر ادارے کارروائی کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جب کیسز بنائے جاتے ہیں، کیسز عدالتوں میں آتے ہیں، وہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، گواہ اور ثبوت نہ آنے کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں یا ان کے کیسز سالہ سال التوا کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی. تو اس کا جو ہے ہمیں خود دکھ ہوتا ہے، ایک بحیثیت پاکستانی اور پوری قوم کو بھی دکھ ہوتا ہوگا. اس لیے تمام ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے تاکہ جو کرپٹ عناصر ہیں، جس طرح دہشت گردوں کو لگام دی گئی، اس طرح ان کو کرپٹ عناصر کو بھی لگام دی جا سکے. بہت شکریہ.